हेलो नमस्कार दोस्तों, TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग EMRS के एग्ज़ाम में जो एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी पेडागोजी और केस स्टडीज़ है सिलेबस में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं PGT TGT का सिलेबस क्या है ना। तो लगभग सिलेबस सेम ही है ना। तो जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडीज है ना। और NEP है, और हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज को 2 पेपर है, ठीक है। तो इसी में आज हम लोग जो है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी देखेंगे, है ना। इससे जो प्रश्न आएंगे आपके 20 प्रश्न होंगे, है ना। 30 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे, ठीक है। और ICT से आपके 15 प्रश्न होंगे, और 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से होंगे, ठीक है। 15 रीजनिंग से, 10 जनरल अवेयरनेस से, है ना। तो 10 जनरल अवेयरनेस से, ICT से 15 हो गया, 30 टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 20 आपका जो है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी से, और 10 आपका NEP से, है ना। 30 मतलब इससे आएगा, 30 इससे आएगा। मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका ये जो डोमेन नॉलेज है, ये आपका लगभग 60 नंबर जो है इससे आएगा, है ना। तो मेजर पोर्शन आपका कवर करता है ना। तो उसी में आज हम लोग देखेंगे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी को है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी इसका, है ना, कि थ्योरी को समझेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो है हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले थ्योरी समझने के बाद कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, और क्या होता है ना, आपका केस स्टडी और पेडागोजी इससे रिलेटेड, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी होता क्या है ना। तो ये क्या होता है कि जो टीचिंग होता है ना, इसमें जो है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू नहीं होता, बल्कि जो है टीचिंग का जो प्रोसेस होता है वह स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। प्रैक्टिकली जो है टीचिंग जो लर्नर होता है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट का होता है। मतलब वो लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकली करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि यह वह पद्धति है जिसमें छात्र गतिविधियों के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से और वास्तविक स्थितियों के माध्यम से सीखते हैं, है ना। मतलब कोई समस्या दे दी जाता है तो उसको खुद उनको समाधान ढूंढने के लिए कहा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल थ्रू फील्ड विजिट करते हैं, है ना। जैसे टीचर जो है फील्ड विजिट पे ले जाता है, समस्याओं को दिखाता है, या कोई प्रॉब्लम है उसको दिखाता है, फिर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिकली जो है इसमें जो स्टूडेंट्स होता है, लर्नर जो होता है, इन्वॉल्व होता है। और इसमें जो टीचिंग का अप्रोच होता है ना, इसमें प्रैक्टिकली जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, है ना। तो आइए इसकी हम विशेषताओं को देखते हैं, है ना। तो इसकी विशेषताएं होता है कि यह स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। मतलब स्टूडेंट को जो है ध्यान में रख के किया जाता है कि स्टूडेंट का जो है होलिस्टिक डेवलप हो, और जिससे वो समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सकें, व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ सकें, है ना। और इसमें लर्निंग बाय डूइंग, अपने हाथों के द्वारा कर सीखते हैं, है ना। और इनको वास्तविक जीवन या व्यवहारिक जीवन से जोड़कर चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। और फिर अगला होता है कि समस्या समाधान आधारित होते हैं। और जो अगला वो है कि इसमें रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जो लर्नर होते हैं उनका जो है क्रिटिकल थिंकिंग और जो है क्रिएटिविटी जो है डेवलप होता है। और इसके माध्यम से जो है समूह कार्य और सहयोगात्मक सीख को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जो है इसके जो है विशेषताएँ होती हैं। फिर इसमें देखते हैं कौन कौन सा मेथड जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट मेथड होता है, जिसके माध्यम से जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को जो है वास्तविक समस्याएं जो होती हैं, है ना, उसको समस्याओं को जो है जो व्यवहारिक जीवन से उनसे जोड़ कर सिखाया जाता है ना। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, तो पूछा जाता है कि जो ये प्रोजेक्ट मेथड है आपका, या लर्निंग बाय डूइंग है ना, तो ये किससे रिलेटेड है। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो पेडागोजी होता है उससे रिलेटेड होता है हमारा। तो पहला प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जो वास्तविक समस्याओं से जो है जोड़ कर दिखाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को। फिर लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या है कि बच्चों को जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाता है, कि मतलब कोई भी गतिविधियाँ हैं उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और समस्याओं को खुद जो है स्वयं हल करने का प्रयास करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग ये होता है। फिर आता है रोल प्ले मेथड। इसमें जो है जैसे कोई ड्रामा अगर कोई बच्चा कर रहा होता है या स्कूल में चल रहा होता है, तो उसमें बच्चे को अलग अलग जो है रोल दिया जाता है, तो वो उस रोल को प्ले करते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से क्या होता है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिससे जो जो स्टूडेंट्स होता है, लर्नर होता है, उसका जो है पर्सनालिटी ग्रो करता है होलिस्टिक वे में, है ना। तो रोल प्ले मेथड होता है। फिर आता है हमारा केस स्टडी मेथड। इसमें जो है
कोई केस दिया जाता है स्टूडेंट्स को जो है, जो वास्तविक समस्याएं जो होती हैं, जो व्यवहारिक समस्याओं, तो उसको जो है वो एनालिसिस करते हैं, है ना, केस को जो है उसको जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स में देखते हैं। और फिर अगला होता है फील्ड विजिट। इसमें क्या होता है कि फील्ड सर्वे कराया जाता है और जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे जो है अप्लाई किया जाए, है ना, व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ा जाता है। फिर आता है हमारा एक्सपेरिमेंट लैब वर्क जो होता है। इसमें जो साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें लैब वर्क कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जिससे वे लर्निंग बाय डूइंग करके चीज़ों को सीखते हैं। फिर आता है हमारा गेम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे क्या है कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और उनका फिजिकल और मेंटल दोनों जो है कह सकते हैं कि डेवलप हो जाए, है ना। तो ये जो है इसके जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड को जो है, तो ये मेथड्स होते हैं डिफरेंस प्रकार के। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इसके संबंध में एक विद्वान है डेविड कोल्ब। डेविड कोल्ब जो है उन्होंने इसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ठीक है। और इनको जो है फादर भी कहा जाता है एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग मेथड्स होता है ना। इन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत डेवलप किया और इन्होंने एक साइकिल दिया कि जो लर्निंग का साइकिल होता है उन्होंने बताया 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया और ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कि इनके साइकिल कितने हैं। तो 4 स्टेज है। पहला जो होता है हमारा कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, जिसमें ठोस अनुभव जो है छात्रों को दिया जाता है, वास्तविक गतिविधियों में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, उसमें जो है वे एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों को, है ना, उसको करते हैं। और दूसरा इन्होंने स्टेज बताया कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें क्या है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, उनके थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और थिंक करते हैं, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है या क्रिटिकल थिंकिंग है ना, तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। और जबकि कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या होता है कि उसमें गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को जो है पार्टिसिपेट कराया जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। इसमें सैद्धांतिक रूपांतरण होता है, इसमें नियमों को, सिद्धांतों और उदाहरणों को जो है इसमें सीखा जाता है ना। तो ये प्रश्न इससे बनते हैं कि जो नियम होते हैं, रूल्स हैं, थ्योरीज, है ना, जो कंसेप्ट होते हैं किससे रिलेटेड है आपके, तो एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्चुलाइजेशन होता है उससे संबंधित है। फिर आपका 4th स्टेज आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का आता है, जिसमें सक्रिय तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं भाग लेते हैं, सिद्धांतों को व्यवहारिक जो है जीवन के साथ जोड़ते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, है ना। इसके माध्यम से नए अनुभव जो है लागू किया जाता है ना। तो ये डेविड कोल्ब का जो है साइकिल होता है, इन्होंने 4 स्टेज बताया। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित जो पेडागोजी होती है, वो केस स्टडी जो है क्या होता है। तो किसी वास्तविक घटना या स्थिति का विश्लेषण किया जाता है इसके माध्यम से, है ना। जैसे जब हम ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स होते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड इसको डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो एक्सपीरियंस वाला हो गया हमारा और एक ट्रेडिशनल हो गया। ट्रेडिशनल क्या होता है, वो अधिकतर थ्योरी पे अधिकतम ज़्यादा बल दिया जाता है, थ्योरी पे, बच्चों के सिद्धांत पे, कंसेप्ट पे ज़्यादा सिखाया जाता है। जबकि जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है इसमें व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ा जाता है और बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और यह स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। जबकि जो ट्रेडिशनल जो है पेडागोजी या ट्रेडिशनल जो मेथड्स हुआ करता था, है ना, लर्निंग का जो है, उसमें क्या होता है कि टीचर सेंटर्ड होता था और थ्योरी कंसेप्ट पे ज़्यादा वो किया जाता था, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। और इसमें क्या है कि समस्याओं की पहचान किया जाता है, समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है, इसमें काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो देखा जाता है, समाधान जो है सुझाया जाता है ना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित किया जाता है बच्चों में, है ना। तो ये जो है केस स्टडी जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो होते हैं इस तरह आते हैं, है ना, जो आपकी समस्याओं को समझने का, समस्याओं को हल करने का, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, है ना, वास्तविक घटनाओं के साथ जोड़ने का, है ना, इससे संबंधित आपके आते हैं, है ना। इसमें थिंक, एनालाइज और सॉल्व जो है किया जाता है। अब देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी होती है, जो इसमें टीचर्स क्या रोल होता है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो होता है, तो इसमें टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर, गाइड का काम करता है और एक लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करता है और गतिविधियों को योजना बनाता है कि बच्चों को रोल प्ले के माध्यम से सिखाना है ना, कि प्ले वे मेथड के माध्यम से सिखाना है ना। तो अलग अलग जो है गतिविधियाँ तय करता है ना, कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए और छात्रों को सोचने, खोजने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। अब आइए अगला हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या इसका हो सकता है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो बच्चों का है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्रिएटिविटी और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वास्तविक जीवन के साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान जो है मिलता है, थ्योरी के साथ उनको प्रैक्टिकल या जो है व्यवहारिक ज्ञान मिलता है ना। टीम वर्क डेवलप, लीडरशिप डेवलप होता है इसमें बच्चों का, है ना।
और कोऑपरेशन सहयोग की भावना डेवलप होता है ना। और जो उनकी जो मेमोरी जो रिटेंशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। तो इसके जो एडवांटेज होते हैं यही होता है कि इसमें बच्चों का जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होता है, उनका जो है फिजिकल एंड मेंटल दोनों जो है स्किल डेवलप होता है इसमें, है ना। टीम वर्क डेवलप होता है, टीम को कैसे मैनेज करना है, लीडरशिप डेवलप होता है ना। और ये जो लॉन्ग टर्म जो है मेमोरी रिटेंशन जो है इनका डेवलप होता है इसके माध्यम जो करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। अब इसके देखते हैं लिमिटेशन क्या होते हैं, है ना। लिमिटेशन ये होता है कि जब बच्चों को करके सिखाया जाता है या रोल प्ले के माध्यम से, तो सबसे पहले समय बहुत अधिक लगता है चीज़ों को। जैसे आप फील्ड विजिट में, जैसे आप किसी मान लीजिए साइंस के किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, किसी मान लीजिए एग्रीकल्चर के विषय में सिखा रहे हैं, है ना। तो अगर आप सरसों की मान लीजिए खेती के संबंध पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों को फील्ड विजिट पे ले जाते हैं तो समय लगता है चीज़ों को दिखा के समझाने में, है ना। इससे तो समझ अच्छी विकसित होती है बच्चों की, है ना, जाके वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन इसे समय अधिक लगता है, तो संसाधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे टीम वर्क करना हुआ, है ना, रोल प्ले मेथड ड्रामा करना हुआ, तो इस सब में क्या है, संसाधन अधिक लगते हैं और समय अधिक लगता है। एक तो बड़े समूह अगर हैं तो इनका जो है प्रबंधन मैनेजमेंट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और असेसमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसमें, है ना। तो ये सब इसके ड्रॉबैक या कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और इससे जो प्रश्न आते हैं, एक तो बिहेवियरल प्रश्न आते हैं, जैसे कक्षा छात्र ए हमेशा जो है, अगर एक प्रश्न बिहेवियरल से देखा जाए तो जैसे कक्षा में छात्र ए जो है हमेशा गतिविधि में सक्रिय रहता है, लेकिन उसी कक्षा में जो है छात्र बी जो है केवल देखने में रुचि रखता है ना। एक जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करता है और एक केवल जो है लिसनर होता है ना। तो इसमें शिक्षक क्या करे, है ना। तो एक तो बिहेवियरल इस तरह आता है केस स्टडी, और एक आपके आता है कि साइंस बेस्ड एक्टिविटीज आता है ना, कि शिक्षक ने पानी के 3 अवस्थाओं पर गतिविधि करवाई, छात्रों ने स्वयं बर्फ बनाना, पिघलाना, उबालना सीखा, है ना। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी इन्वॉल्व है ना। तो ये साइंस बेस्ड एक्टिविटी होती है ना। फिर अगला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, जो है प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी, है ना, कि छात्रों को असली सामाजिक समस्याएं दी जाती हैं, जैसे स्कूल परिसर साफ कैसे किया जाए, छात्रों ने टीम बनाकर समाधान कैसे निकाला जाए, है ना। तो ये सब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, कि ये व्यवहारिक चीज़ों को, है ना, तो इससे प्रश्न ऐसे पूछते हैं। तो आइए, तो इस तरह हम लोगों ने जो है थ्योरी समझा कि एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी होता क्या है ना, किसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है, छात्र गतिविधियों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, है ना, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ के सीखते हैं, और यह स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ना, और समस्या समाधान आधारित होता है, रचनात्मक और क्रिटिकल थिंकिंग पे इस पर बल दिया जाता है, समूह कार्य और सहयोगात्मक कार्य इसमें विकसित होता है बच्चों का, है ना। और इसमें जो मेथड्स होते हैं जो है, ये प्रोजेक्ट मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, रोल प्ले मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है, फील्ड विजिट या फील्ड वर्क मेथड होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट या लाइव वर्क मेथड होता है, गेम बेस्ड लर्निंग होता है। तो ये सब जो इससे प्रश्न आते हैं कि ये किससे जो है आपका संबंधित रखता है। फिर हमने देखा डेविड कोल्ब का जो है साइकिल जो है, इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, है ना। तो एक क्रम भी पूछ लेता है कि क्रम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, है ना, जिसमें स्टूडेंट्स वास्तविक गतिविधि में भाग लेते हैं, फिर रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। तो सी, है ना, तो इसमें हम क्रम बना लेंगे, सी कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर अब्स्ट्रैक्ट जो है कंसेप्चुलाइजेशन, फिर आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। तो मतलब सी पहले आएगा आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस, है ना, फिर आएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आपका जो है 4th स्टेज में लास्ट में आएगा, है ना। तो एक क्रम भी इसका पूछता है। और फिर इसमें किन चीज़ों को जो है महत्व दिया जाता है, या किन समस्याओं, है ना, इसका विषय वस्तु क्या है कि एक वास्तविक घटनाओं के साथ समस्याओं की पहचान करना, कारण, है ना, कारण और प्रभाव को अध्ययन किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर शिक्षक की क्या भूमिका होती है, फैसिलिटेटर गाइड होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करता है, गतिविधि योजना बनाता है, छात्रों को सोचने, खोजने, प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। फ़ायदा हम लोगों ने देखा कि डीप अंडरस्टैंडिंग, है ना, और क्रिएटिविटी और जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, वास्तविक जीवन के साथ इसमें जुड़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। और सीमाएँ देखें, समय अधिक लगता है, संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है ना। तो इस तरह हम लोगों ने थ्योरी जो है कंप्लीट किया। अब आइए देखते हैं इससे कि एमसीक्यू क्या बन सकता है ना। तो पहला जो प्रश्न हमारा है कि एक्टिव बेस्ड जो लर्निंग होता है इसका मुख्य आधार क्या होता है, रटना, अनुभव, व्याख्यान या पाठ्यपुस्तक, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्टिव बेस्ड लर्निंग होता है ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है ना, अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है ना, करके सीखते हैं बच्चे इसमें, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं
केस स्टडी मेथड का उद्देश्य क्या होता है ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तथ्यों को याद कराना, समस्या का विश्लेषण करना, कहानी सुनाना या लिखना, है ना। तो केस स्टडी जो मेथड होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को समस्याओं का विश्लेषण करना होता है ना, कि तथ्यों को रटवाना या कहानी सुनाना बैठ के बच्चे पैसिव तरीके से जो है सुने, है ना। तो या लिखने या मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है ना। तो केस स्टडी मेथड का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समस्याओं को जो है पहचानें, समस्याओं का सॉल्व करें, जो है समस्याओं का विश्लेषण करें, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी होता है ना, उसका कौन सा उदाहरण नहीं है। तो रोल प्ले, हम लोगों ने देखा कि रोल प्ले जो है इसका उदाहरण होता है, ग्रुप डिस्कशन भी इसका होता है, फील्ड ट्रिप भी इसका होता है। लेकिन जो लंबा लेक्चर होता है जिसमें बच्चे पैसिव तरीके से केवल सुनते हैं, तो ये जो है इसका जो है एग्जाम्पल नहीं है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, डीवी से, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग किससे है, तो जॉन डीवी से संबंधित है इसका, है ना, ये आपका होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो लैब वर्क होता है किस प्रकार का अध्ययन है। तो लैब वर्क है प्रतीकात्मक होता है, प्रत्यक्ष अनुभव है, काल्पनिक है, मौखिक है ना। तो लैब वर्क जो हम लोग जाके प्रैक्टिकल करते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, केमिस्ट्री के, है ना, तो जाके लैब वर्क जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष अनुभव उनको होता है ना, करके सीखते हैं चीज़ों को, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका वह बी होगा, है ना। ये काल्पनिक और नहीं है ना कि मौखिक है ना। मौखिक क्या होता है कि जिसमें केवल लेक्चर दिए जाते हैं, बच्चे सुनते हैं, तो है ना, तो इसमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं जो हमारा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो फैसिलिटेटर का भूमिका होता है, गाइड का भूमिका होता है ना, और मैनेज करने का होता है ना, योजना बनाने का इसकी भूमिका होती है ना। तो ये फैसिलिटेटर का काम करता है ना, कि कंट्रोल बच्चों को एकदम नियंत्रित रखे, डिसिप्लिन रखे, है ना। डिक्टेटर का भी नहीं होता है ना, कि केवल स्पीकर का, है ना। तो एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को फैसिलिटेट करता है और बच्चे करके सीखते हैं चीज़ों को, है ना। बच्चों को कंट्रोल करके एकदम नहीं रखता है, बल्कि बच्चों को फैसिलिटेट करता है और बच्चों को खुद से स्वतंत्र तरीके से करने के लिए उन्हें छोड़ दिए, खुद करके सीखें जो है ना। तो एक फैसिलिटेटर का काम होता है टीचर का। अगला प्रश्न जो हमारा है, केस स्टडी मेथड में किस कौशल को बढ़ावा देती है, रटने को, विश्लेषण और निर्णय लेना, नकल करना या याद करना, है ना। तो जो केस स्टडी मेथड होता है इसमें किस कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसमें विश्लेषण और निर्णय लेने पे जो है अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके माध्यम से एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग जो है कैपेसिटी डेवलप होती है ना। जो कोई केस दिया जाता है उसमें जो है जब स्टूडेंट्स खुद जाके चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, है ना, करके सीखते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, तो उनका जो है एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है ना। कि नहीं, इससे कि मेमोराइजेशन होता है, कि रटना बच्चे सीखते हैं, न कि नकल करना या याद करना, है ना। तो केस स्टडी मेथड में एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग ये सब क्षमता उनकी डेवलप होती है। फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विषय को याद कराना, अनुभव प्रदान करना, परीक्षा की तैयारी करना या मौखिक अभ्यास। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फील्ड विजिट कराया जाता है इसके माध्यम से कि बच्चों को अनुभव प्रदान करना, कि बच्चे जाकर देख कर जो है अनुभव करें, चीज़ों को सीखें जो है ना। तो केवल थ्योरी नहीं बल्कि उसको अनुभव के माध्यम से चीज़ों को देखें, समझें, है ना। अगला हमारा जो प्रश्न है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में छात्र की क्या भूमिका होती है ना। तो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है उसमें छात्र की क्या भूमिका होती है। तो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, सक्रिय सहभागी होते हैं, बाहरी या अनुशासित होते हैं, है ना। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है उसमें छात्र की जो भूमिका होती है एक सक्रिय सहभागी के रूप में काम करते हैं ना, कि निष्क्रिय तौर पे, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, जो है स्टूडेंट करके सीखते हैं चीज़ों को, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उनका। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्टिव बेस्ड पेडागोजी में सबसे अधिक किस पर जोर दिया जाता है ना। टीचर्स के टॉक पे, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन पे, टेक्स्ट बुक पे या मेमोराइजेशन पे, है ना। तो इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है, तो आपके स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाता है ना, कि सभी छात्र जो है पार्टिसिपेट करें, है ना। तो इससे जो है छात्रों का जो है आपका कह सकते हैं कि उनका फिजिकल और मेंटल दोनों कैपेसिटी या स्किल डेवलप होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आप हमारे पढ़ाने का अगर तरीका आपको लग रहा हो तो आप लोग TDS एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, जिससे और बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ, है ना। तो इस तरह ये वीडियो आपके लिए जो है पूरा एक मैराथन है। इसमें हम थ्योरी और साथ ही साथ हम इसके जो है MCQ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे हमको पता चलता है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं और थ्योरी क्या होता है। इससे हमको हमारी समझ भी विकसित होती है, साथ ही साथ एग्जाम का डिमांड क्या है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये भी चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं, है ना।
तो इस तरह ये पढ़ने का हमारा अप्रोच होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है, चीज़ों को समझते हैं, है ना, कि सिलेबस क्या है। फिर पीवाईक्यू देखते हैं कि कैसे प्रश्न आया है हुआ है एग्ज़ाम में। फिर हम देखते हैं कि क्या थ्योरी है ना, उसको देखते हैं। फिर हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू पे। तो फिर आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि केस स्टडी का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? सिद्धांत याद करने में, वास्तविक स्थिति समझाने में, गीत सुनाने में, या चार्ट याद करने में, है ना। तो केस स्टडी का जो सर्वोत्तम जो है उपयोग होता है वो आपके वास्तविक स्थिति समझाने में होता है ना। इसके माध्यम से जो वास्तविक या व्यवहारिक जीवन है उसको हम समझते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? याद करना आसान होता है इसमें, वास्तविक जीवन कौशल का विकास होता है, केवल परीक्षा की तैयारी या शिक्षक का समय बचता है ना। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें जो है वास्तविक जो है जीवन कौशल है ना, वास्तविक जीवन कौशल का विकास इसमें होता है ना, ठीक है। तो इसमें वास्तविक जीवन कौशल का विकास होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसके लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, रोड मेमोराइजेशन, केवल पढ़ने या केवल सुनने में, है ना। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है सबसे अधिक आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में जो है प्रभावी होता है ना। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन से गतिविधि केस स्टडी मेथड में जो है, केस मेथड में नहीं आती है आपकी? समस्या की पहचान, समाधान देना, कहानी सुनना, या कारणों का विश्लेषण, है ना। तो इसमें हम देखते हैं जो कहानी सुनना है ये आपका पैसिव जो है कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आप पैसिव होकर चीज़ों को सुनते हैं, जबकि समस्याओं की पहचान करना, समाधान करना, कारणों का विश्लेषण करना, ये कहीं न कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन को दिखाता है ना। तो आपका जो इसमें केस मेथड में नहीं आता है वो आपका कहानी सुनना है ना, क्योंकि ये पैसिव जो है पार्टिसिपेशन दिखाता है। फिर आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी का मूल्यांकन समानता ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए किया जाता है, प्रोसेस बेस्ड के लिए, केवल लिखित के लिए, या मौखिक परीक्षा के लिए, है ना। तो जो एक्टिविटी बेस्ड जो पेडागोजी होती है इसका जो मूल्यांकन होता है समानता वो प्रोसेस बेस्ड होता है ना। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है किसने दिया था? ब्रूनर, कोल्ब, वाइगोस्की, या डीवी, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा इसको कोल्ब महोदय के द्वारा दिया गया था और इन्होंने जो है इसके 4 स्टेज बताए, है ना। और ये कोल्ब महोदय के द्वारा दिया गया था और चारों स्टेज को हमें ध्यान रखना है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि पहला कंक्रीट है, फिर ऑब्जर्वेशन है ना, और फिर तीसरा क्या है आपका तीसरा आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट है ना, अब्स्ट्रैक्ट जो है कंसेप्चुलाइजेशन, और चौथा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। इसमें ऑब्जर्वेशन होता है ना, इसमें कंक्रीट जो है एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में कितने चरण होते हैं? तो जिसके 4 चरण होते हैं अभी हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखा कंक्रीट जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसमें सिद्धांत बनाने पर जोर दिया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने पे, अनुभव चिंतन करने पे, या प्रयोग को लागू करने में, है ना। तो जो कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है इसमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना। कंक्रीट एक्सपीरियंस में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और जो चिंतन वगैरह होते हैं आपके ऑब्जर्वेशन वगैरह में होता है, प्रयोग आपका जो है एक्सपीरियंस जो होता है पार्टिसिपेशन उसमें होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। तो आइए अगला हम देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग जो है किस अधिगम संबंधित है? रटने से, अनुभव आधारित, व्याख्यान आधारित, या आचरण आधारित, है ना। तो जो लर्निंग बाय डूइंग आपका है वह अनुभव आधारित अधिगम है, ठीक है। तो आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य क्या होता है? नए सिद्धांत लिखना, अनुभव लागू करना, अनुभव पर विचार करना, या नए अनुभव बनाना, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है आपका अनुभव पर विचार करना, है ना। तो ये अनुभव पर विचार करना होता है इसका, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि फील्ड ट्रिप किसका उदाहरण है? तो फील्ड ट्रिप सैद्धांतिक अधिगम है, प्रेरणा आधारित है, अनुभव आधारित है, या व्याख्यान आधारित, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि फील्ड जो ट्रिप है या अनुभव आधारित अधिगम है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोल्ब साइकिल का अंतिम चरण क्या है? तो कोल्ब साइकिल का अंतिम चरण क्या होता है? कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। तो ये देखिए आपका पहला चरण होता है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है ना। तो जो कोल्ब साइकिल का अंतिम चरण है कौन सा? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क किस प्रकार का अधिगम है?
तो प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका डिस्कवरी लर्निंग है, टीचर सेंटर्ड है, एक्सपीरियंशियल है या स्ट्रक्चर लर्निंग है ना। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस प्रकार का अधिगम है, स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड या एग्जाम सेंटर्ड। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ना। स्टूडेंट का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस किया जाता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। कोल्ब का सिद्धांत किस पर आधारित है, लर्निंग बाय रोट, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिसनिंग, लर्निंग बाय रीडिंग, है ना। तो हम लोगों ने देखा था जो कोल्ब का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में छात्र कैसा होता है, सिद्धांत बनाता है, सिद्धांत का प्रयोग करता है, कक्षा में सुनता है या अभ्यास नहीं करता, है ना। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में छात्र कैसा होता है, सिद्धांतों का प्रयोग करता है ना, कि सिद्धांत केवल बनाए। अगला हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस शिक्षा दर्शन से जुड़ा हुआ है ना। पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म या बिहेवियरलिज्म, है ना। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है आपका यह प्रोग्रेसिविज्म से संबंधित होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग संबंधित नहीं है प्रयोगशाला गतिविधि से, फील्ड वर्क से, व्याख्यान सुनना या भूमिका अभिनय, है ना। तो हम लोगों ने मेथड देखा था कि आपका प्रयोगशाला प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड वर्क और आपका रोल प्ले मेथड ये सब संबंधित, जबकि व्याख्यान सुनना जो है ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग से संबंधित नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि कोल्ब के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है। कोल्ब के अनुसार रैखिक, साइक्लिक, स्टैटिक या सिंगल स्टेप, है ना। तो कोल्ब के अनुसार जो सीखना होता है यह साइक्लिक होता है। इन्होंने 4 चक्र जो है दिया था या 4 स्टेप दिया था ना, तो इन्होंने बताया जो सीखना होता है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रोल प्ले जो मेथड्स होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, सिद्धांत याद करना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, रटने की क्षमता बढ़ाना या पुस्तक आधारित अधिगम देना, है ना। तो इसके माध्यम से जो है रोल प्ले में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि लर्निंग साइकिल का सही क्रम कौन सा है। देखिए वही पूछ लिया क्रम जो है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है ना। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कंक्रीट एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हो गया, फिर अगला क्या हो गया आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, है ना। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, है ना। तो आपका बी हो गया, है ना। तो एक क्रम होता है हमारा। अगला हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है, रटने पे, आलोचनात्मक सोच पे, वर्णनात्मक कौशल पे या लिखने पे, है ना। तो हमने देखा था कि यह क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप करता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग कौशल विकसित करने पर अधिक जोर देता है। अगला हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक क्या होता है, कंट्रोलर, फैसिलिटेटर, डिक्टेटर या इंस्ट्रक्टर, है ना, इंस्ट्रक्टर। तो टीचर कैसा होता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड का काम करता है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उदाहरण है, एमसीक्यू हल करना, मौखिक परीक्षा, केस स्टडी या सीधा लेक्चर सुनना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उदाहरण कौन सा है, आपका केस स्टडी जो है, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। तो ये पूरा आपका वीडियो आपका जो है एक मैराथन क्लास होगा जिसमें सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा इस टॉपिक से। अगला है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस का फोकस किस पे होता है, सोच पर, प्रयोग पर, अनुभव पे या मूल्यांकन पे, है ना। तो ये आपके अनुभव करने पर फोकस होता है इसका, है ना। अगला देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है यह स्मरण कौशल को बढ़ाता है, चिंतन कौशल, नकल कौशल या लेखन कौशल, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो आपका चिंतन कौशल को बढ़ाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होता है इसमें क्या किया जाता है, सिद्धांत बनाया जाता है, गद्यवित कराया जाता है या अवलोकन कराया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्चुलाइजेशन होता है सिद्धांत और अवधारणाओं से जुड़ा होता है ना, नियम, सिद्धांत से, अवधारणा से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे संबंधित है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रोड लर्निंग से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, डायरेक्ट टीचिंग से या लेक्चर मेथड से। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है आपका यह एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होता है उससे संबंधित है आपका, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में गलतियाँ क्या होती है, असफलता मानी जाती है, सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है, दंडनीय होती है, अनुमत नहीं होती है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में गलतियाँ हैं, तो क्या गलतियाँ हैं,
ये सीखने की प्रक्रिया का भाग माना जाता है। मतलब अगर कोई गलतियाँ हो जाता है आपको तो ये माना जाता है कि ये कोई असफलता नहीं है, कोई दंड नहीं दिया जाता है, इसमें अनुमति मतलब किसी प्रकार की वो नहीं होती कि बच्चों को बाहर कर दिया जाए या गलतियाँ हो गई उन्हें दंड दिया जाए, है ना। तो ये माना जाता है गलतियाँ कर करके जो है सीखता है विद्यार्थी, है ना। तो ये सीखने की प्रक्रिया का भाग माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस प्रकार की कक्षा में सबसे अधिक उपयोग होता है। निष्क्रिय में, सक्रिय में, व्याख्यान आधारित में या रटने में, है ना। तो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होता है आपका सक्रिय कक्षा में ज़्यादा जो है उपयुक्त होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि लर्निंग आउटकम जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से प्राप्त होता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन, लिमिटेड मेमोरी, मैकेनिकल लर्निंग या सरफेस लर्निंग, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि जो लर्निंग आउटकम होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन हमारी मेमोरी को प्राप्त होता है ना। क्योंकि जो कर सीखते हैं हम, तो जो भूलने की हमारी वो क्षमता होती है ना, तो जल्दी नहीं होती बल्कि हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को याद करके रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग अध्ययन की कौन सी शैली को बढ़ाता है। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, रोट लर्निंग या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होता है ये आपकी कौन सी शैली को बढ़ाता है, एक्टिव लर्निंग को बढ़ाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि केस स्टडी किस प्रकार की समस्याओं को समाधान की तकनीक है। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मौखिक या अमूर्त। तो केस स्टडी आपकी जो है व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने की तकनीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड का आधार क्या होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लेक्चर, स्टोरी या ड्रिल। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसका आधार क्या होता है, ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना। रियल लाइफ या व्यवहारिक जीवन से, वास्तविक जीवन से जोड़ के चीज़ों को अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सिखाना कैसा होता है। व्यक्तिगत, अनुकूलनशील, अर्थपूर्ण या सभी, है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है सीखना क्या है, ये सभी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लर्निंग साइकिल में चिंतन जो है किस चरण में आता है। तो चिंतन आपका कॉन्क्रीट जो है एक्सपीरियंस में आता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में, है ना। तो जो आपका लर्निंग साइकिल में चिंतन आता है वो आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आता है ना। तो ऑप्शन बी होगा सही आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में छात्र किस स्तर को पर अधिक सीखता है। मेमोराइजेशन में, एप्लीकेशन में, लिसनिंग में या डिक्टेशन में, है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में छात्र किस स्तर पर अधिक सीखता है, तो एप्लीकेशन में, है ना। चीज़ों को जो है अप्लाई करने पे, है ना, तो उसको उससे अधिक स्टूडेंट सीखता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पद्धति डूइंग किससे संबंधित है। सीई से, आरओ से, मतलब कंसेप्चुअल एक्सपीरियंस से, या जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से, या आपका अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से, या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से। तो डूइंग आपका देखा जाए तो आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस से भी संबंधित है, आपका एक्टिव जो है कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से भी संबंधित है ना। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन होगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस प्रश्न में कैसा, तो क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें भी होता है डूइंग और इसमें भी होता है ना। तो ये आपका दोनों आंसर सत्य होंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य नारा क्या है ना। जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होता है उसका क्या है, लर्निंग बाय ड्रिल, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय रीजनिंग, लर्निंग बाय मेमोरी, है ना। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका मुख्य नारा क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सही प्रवाह कौन सा है, आपका इसका क्रम बताना है। तो कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। तो यही प्रश्न, यही आंसर आपका सत्य होगा। यही क्रम कोल्ब ने बताया था, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सत्य होगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चंस देखा और इसके थ्योरी को हम लोगों ने देखा, है ना। तो इस तरह हमारा पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस को देखते हैं, फिर उसके जो है पीवाईक्यू को देखते हैं, फिर हम थ्योरी, फिर उसके बाद पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना। तो इस तरह हमारा पढ़ाने का अप्रोच होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा इस टॉपिक से पूरा थ्योरी और जो एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो एक्सपीरियंस, एक्टिव और पेडोलॉजी केस स्टडीज़ को हमने देखा, थ्योरी को भी देखा और जो है एमसीक्यू को भी देखा कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा एक मैराथन में कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।